हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आज से मैं नई वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज व्यापम के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उनमें क्या कंसेप्ट यूज़ होते हैं उनको देखेंगे। तो ये इस सीरीज़ का हमारा पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के प्रीवियस 5 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब सॉल्व करेंगे और उनके कंसेप्ट देखेंगे। तो आप ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे अपना डाउट लिख सकते हैं। मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, इन ए सिंपल टेंसाइल टेस्ट हुक्स लॉ इज़ वैलिड अप टू। हमने टेंसाइल टेस्ट पढ़ा था और उस टेंसाइल टेस्ट से हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया था। तो इसमें हमने 5 पॉइंट पढ़े थे, ए बी सी डैश सी डी ई और एफ। ये 6 पॉइंट हमने इसमें पढ़े थे। तो हमारा जो ए पॉइंट था वो था प्रोपोर्शनलिटी लिमिट और बी पॉइंट था इलास्टिक लिमिट। तो मेरा जो हुक्स लॉ वैलिड रहता है कहाँ तक रहता है, केवल ए पॉइंट तक, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक या प्रोपोर्शनल लिमिट तक। क्योंकि इस पार्ट में मेरा जो ग्राफ है वो कैसा रहता है, लीनियर। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या बोल रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को एप्सिलॉन से। तो स्ट्रेस स्ट्रेन के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, डी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है मेरा, व्हेन अ शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट T इक्वल टू 6 एंड बेंडिंग मोमेंट M इक्वल टू 4, देन इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट। हम इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट का फॉर्मूला जानते हैं, √m² प्लस T²। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, m की वैल्यू मुझे दी है 4, तो 4² प्लस 6², इसको सॉल्व करेंगे तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 7.211। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए, 7.211। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मूवमेंट TE एंड बेंडिंग मूवमेंट M इक्वल टू 2, देन इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट। हमें ध्यान देना है, पिछले क्वेश्चन में हमने इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट निकाला था, अब हमें इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट निकालना है। तो मेरा इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू हाफ m प्लस √m² प्लस T², ब्रैकेट क्लोज। तो m की वैल्यू मेरी कितनी है, हाफ की जगह हाफ रखा, m की वैल्यू मेरी 2 है, प्लस m की वैल्यू 2² प्लस t की वैल्यू 4²। तो यहाँ से मेरा कैलकुलेट होके आ जाएगा 3.236। तो मेरा आंसर हो जाएगा ए, 3.23। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द पोलर मॉडुलस फॉर सॉलिड शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी इक्वल टू 6 इज। पोलर मॉडुलस फाइंड करना है, तो पोलर मॉडुलस को हम ZP से रिप्रेजेंट करते हैं और हमारा ZP इक्वल टू होता है IP/R। तो IP का मेरा फॉर्मूला होता है π/32d4 और अपॉन d/2। तो मेरा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा π/16d³। अब d की जगह मैं 6 रखूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा, π/16 × 6 का क्यूब, और इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा आ जाएगा 42.41। तो मेरा पोलर मॉडुलस कितना आ जाएगा, 42.411। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट इज।
पिछले क्वेश्चन में मुझे पोलर मॉडुलस पूछा था, इसमें पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। तो मेरा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, आई पी इक्वल टू पाई बाई 32 डी की पावर 4। तो डी की जगह हम क्या रखेंगे, 4 की पावर 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 25.13। तो मेरा आंसर हो जाएगा 25.13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मेरा द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो शाफ्ट। पिछले क्वेश्चन में जो शाफ्ट थी वो सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट थी, इस क्वेश्चन में जो शाफ्ट है वो कैसी है, हॉलो। तो हॉलो शाफ्ट के लिए मेरा आई पी का क्या फॉर्मूला होता है, पाई बाई 32 d4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4। ये डी है मेरा आउटर डायमीटर और स्मॉल डी है मेरा इनर डायमीटर। तो हम डी, स्मॉल डी और कैपिटल डी की वैल्यू रखेंगे। तो 4 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4। तो मेरा आंसर आ जाएगा 23.56। बट एग्ज़ाम में हमें ऑप्शन कुछ और ही गिवन है, तो हमारा कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो अगर ऑप्शन मैच नहीं करता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार होता है कि क्वेश्चन में जो आंसर दिए रहते हैं वो मैच नहीं करते हैं, क्योंकि गलत ऑप्शन भी दिए रहते हैं। तो इसका हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, 23.56। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मेरा व्हाट इज़ द प्रिंसिपल कॉज ऑफ क्रीप। क्रीप का प्रिंसिपल कॉज क्या होता है। एक्चुअली ये रेलवे का क्वेश्चन है। हमने मटेरियल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, क्रीप एंड फैटिग। जो रेल्स होती हैं उन पर जब ट्रेन मूव करती है तो इस ट्रेन के इम्पैक्ट के कारण क्या होता है, रेल्स में एक मोशन प्रोड्यूस हो जाता है जिसको हम बोलते हैं वेव मोशन। इस वेव मोशन के कारण क्या है, रेल्स में क्रीप आ जाती है। तो क्वेश्चन में वही पूछ रहे थे, प्रिंसिपल कॉज ऑफ क्रीप क्या होता है। तो प्रिंसिपल कॉज क्या होता है, मूविंग ट्रेन के कारण रेल्स में क्रीप आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी। तो हमने इलास्टिक कांस्टेंट वाले वीडियो में देखा था कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अगर मेरी बॉडी परफेक्टली रिजिड होगी तो उसमें स्ट्रेन नहीं आएगा, तो स्ट्रेन की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो अगर स्ट्रेन की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो सिग्मा अपॉन ज़ीरो मेरा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए मेरे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। When a member is subjected to axial tensile load, what is the greatest normal stress equal to? अगर किसी बॉडी पर केवल टेंसाइल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है तो हमें क्या बताना है, ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस। तो हमने नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला पढ़ा था प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन वाले टॉपिक में। तो नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है सिग्मा एन इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 कॉस 2 थीटा। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था नॉर्मल स्ट्रेस का। अब इस क्वेश्चन में क्या है, केवल एक ही स्ट्रेस एक्ट कर रही है, तो इसको मैं अभी सिग्मा 1 मान के चल रहा हूँ। तो सिग्मा वाई की वैल्यू 0 हो गई। तो हम इस क्वेश्चन में सिग्मा वाई की वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो मेरा, और सिग्मा एक्स की जगह मैं केवल सिग्मा पुट करूँगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 प्लस सिग्मा बाई 2 कॉस 2 थीटा। अब मुझे इस नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम चाहिए तो इस कॉस 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। और 1 का इंटू सिग्मा बाई 2 में करूँगा तो क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई 2।
और सिग्मा बाई टू प्लस सिग्मा बाई टू कितना हो गया, सिग्मा। तो मेरा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कितना आ गया, सिग्मा। अब हम मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस देख लेते हैं। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा आ गया। मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस देख लेते हैं। तो मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। सिग्मा 1 अब इस केस में क्या है, जिस प्लेन पे मेरा टेंसाइल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है वहाँ पर कोई शीयर स्ट्रेस एक्ट नहीं कर रहा, तो जो मेरी वैल्यू सिग्मा एक्स की है वही सिग्मा 1 की हो जाएगी। तो सिग्मा 1 हो गया मेरा सिग्मा 2 0 अपॉन 2। तो मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस कितना आ गया, सिग्मा बाई 2। और मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कितना है, सिग्मा। तो ये सिग्मा एन की वैल्यू टाउ मैक्स के ट्वाइस है। अगर मैं इसको लिखूं, सिग्मा एन की वैल्यू कितनी है, सिग्मा। अगर मैं इसमें 2 का इंटू ऊपर नीचे कर दूं तो 2 से 2 कट जाएगा, यही सिग्मा आ जाएगा। और ये सिग्मा बाई 2 मेरी काई की वैल्यू है, टाउ मैक्स की। तो मेरा सिग्मा एन इक्वल टू कितना आ गया, टाउ मैक्स इंटू 2। तो मेरा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस के 2 गुनी आ गई। वही पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। क्या पूछ रहे हैं, ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, ट्वाइस द मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा मैच द फॉलोइंग का है। तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है, हम यंग्स मॉडुलस जानते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन। पॉइजन्स रेशो हम जानते हैं क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन। तो मेरा बी का हो जाएगा ए, सेकंड का हो जाएगा ए। नेक्स्ट दिया है बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस हम जानते हैं क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो मेरा बल्क मॉडुलस का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो मेरा 2 का ए हो गया और 3 का डी हो गया। अब मैं 4 देखता हूँ, रिजिडिटी मॉडुलस। रिजिडिटी मॉडुलस क्या होता है, रिजिडिटी मॉडुलस इसको हम सी या जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरा रिजिडिटी मॉडुलस होता है शीयर स्ट्रेस अपॉन शीयर स्ट्रेन। तो मेरा 4 का क्या हो जाएगा, सी। और यंग्स मॉडुलस का हो जाएगा मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। तो मेरा आंसर आ जाएगा 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी, मतलब ए। ये सारे फॉर्मूले हम इलास्टिक कांस्टेंट वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जिसको भी डाउट हो एक बार इलास्टिक कांस्टेंट वाला वीडियो जाके देख ले, सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ए सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर एंड होलो सिलेंडर हैव इंटरनल डायमीटर डी। एक सॉलिड सिलेंडर है और एक होलो सिलेंडर है, दोनों का जो इंटरनल डायमीटर है वो सेम है। मतलब इसका जो डायमीटर है डी वो इसके इंटरनल डायमीटर के इक्वल है। तो अगर मैं इसको डी मान लूँ, सॉलिड सिलेंडर है उसके डायमीटर को, तो इसका भी इंटरनल डायमीटर कितना हो जाएगा, डी। और इसके एक्सटर्नल डायमीटर को हम कितना एज्यूम करके चल रहे हैं, एक्सटर्नल डायमीटर को हम लिखेंगे डी ई से। अब आगे क्या बोल रहे हैं, हैव सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। इन दोनों सिलेंडर का एरिया सेम है, तो इसका एरिया मेरा कितना हो जाएगा, π/4d², सॉलिड सिलेंडर का। और हॉलो सिलेंडर का क्या हो जाएगा, π/4d एक्सटर्नल का स्क्वायर माइनस डी इंटरनल का स्क्वायर। और डी इंटरनल मेरा डी के इक्वल है, तो डी एक्सटर्नल का स्क्वायर माइनस डी इंटरनल का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा डी एक्सटर्नल का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 2d²। क्लियर।
अब हम आगे जब भी डी एक्सटर्नल आएगा तो उसकी जगह क्या पुट करेंगे, डी एक्सटर्नल का जहाँ स्क्वायर होगा वहाँ क्या पुट करेंगे, 2d²। अब हम देखते हैं हमें पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर टू सॉलिड सिलेंडर। हमें हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो निकालना है। तो हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, π/64 डी एक्सटर्नल की पावर 4 माइनस डी इंटरनल, मेरा डी के बराबर था तो डी की पावर 4, और सॉलिड सिलेंडर का हो जाएगा मेरा π/64 d4। ये कैंसिल आउट हो गया। अब डी एक्सटर्नल की जगह मैंने क्या कैलकुलेट किया था, डी एक्सटर्नल का स्क्वायर बराबर मेरा आया था 2d²। तो यहाँ पे पावर 4 है, तो पावर 4 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। हमें डी एक्सटर्नल की पावर 4 कैलकुलेट करनी है, तो डी की पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा, डी की पावर 2 और उसकी भी पावर 2, और डी स्क्वायर मेरा काय के बराबर था, 2d² के, और इसका भी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो मेरा ये हो जाएगा 4d की पावर 4। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ 4d की पावर 4 माइनस डी की पावर 4 अपॉन डी की पावर 4। 4d में से 1d गया तो कितना बचा मेरा, 3। तो ऊपर बचा मेरा 3d की पावर 4 अपॉन डी की पावर 4। तो ये रेशो कितना आ गया, 3। तो IH अपॉन IS का रेशो कितना आ गया, 3। तो मेरा आंसर हो गया बी। नेक्स्ट देखते हैं, A simply supported beam of span L carries UDL W। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पे UDL लग रहा है W किलोन्यूटन पर मीटर का। What is the magnitude of concentrated load applied to the center of beam। अब मैं इस लोड UDL को हटा के एक पॉइंट लोड लगा रहा हूँ W। तो मुझे इस W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इस W की वैल्यू क्या होगी, जिसके कारण जितना डिफ्लेक्शन यहाँ प्रोड्यूस हो रहा था सेंटर पे, उतना ही डिफ्लेक्शन इस केस में प्रोड्यूस हो सेंटर पे। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के डिफ्लेक्शन को इक्वल करना है। अब सिंपली सपोर्टेड बीम में जब UDL एक्ट करता है तो इस केस में सेंटर पे जो डिफ्लेक्शन आता है वो कितना आता है, 5/384 WL की पावर 4। और जब सिंपली सपोर्टेड बीम में सेंटर पे केवल पॉइंट लोड एक्ट करता है तो उस केस में क्या फॉर्मूला हो जाता है मेरा, अभी मैं जो लोड लग रहा है पॉइंट लोड उसको कैपिटल W कंसिडर कर रहा हूँ, तो इस केस में मेरा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, WL³ अपॉन 48 EI। और इसमें भी क्या होता है, EI होता है अपॉन में। तो EI से EI कैंसिल हो गया, L³ से L4 कैंसिल किया तो एक L बचा, 48 से 384 को कैंसिल किया तो 8 टाइम्स। तो मेरा W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/8 WL। तो अगर मेरे ये लोड की वैल्यू 5/8 WL के बराबर हो जाएगी तो दोनों केस में जो डिफ्लेक्शन आएगी वो सेम आएगी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 5/8 WL। नेक्स्ट हम देखते हैं, What is the recommended value of effective length if end condition effectively held in position and restrained in direction at both end। मतलब कॉलम के केस में हमने डिफरेंट एंड कंडीशन पढ़ी थी। पहली कंडीशन थी जब दोनों एंड हिंज हों तो L इफेक्टिव कितना होता है मेरा L। जब एक एंड फिक्स हो एक एंड हिंज हो तो मेरा L इफेक्टिव कितना होता है L/√2। जब दोनों एंड फिक्स हो तो मेरा L इफेक्टिव कितना होता है L/2। बट कोड ने हमको क्या रिकमेंडेशन दी है, इसको हम L/2 ना लेके क्या लेंगे, 0.65 L। इसको हम
जब हमने कॉलम्स पढ़ा था तो अच्छे से हमने सारी एंड कंडीशन पढ़ ली थी। तो हमारी ये कौन सी कंडीशन है? इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन्ड इन डायरेक्शन एट बोथ एंड, मतलब दोनों एंड कैसे हैं मेरे? फिक्स हैं। तो जब दोनों एंड फिक्स होंगे तो मेरे एल इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.65 एल। तो मेरा आंसर हो जाएगा सी, 0.65 एल। क्लियर? जिसको भी इफेक्टिव लेंथ और एंड कंडीशन में डाउट हो वो कॉलम वाला वीडियो देख के अपना डाउट क्लियर कर सकता है। नेक्स्ट है मेरा, इन विच स्टेज माइल्ड स्टील मटेरियल बिहेव्स एज पर हुक्स लॉ। हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें भी यही पूछा था कि इस माइल्ड स्टील के केस में हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड होता है। तो हमें पता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक ये हुक्स लॉ वैलिड होता है। नेक्स्ट है मेरा, ए बीम फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट अदर एंड इज कॉल्ड। अगर मेरी एक बीम वन एंड उसका फिक्स है और अदर फ्री है तो इस टाइप की बीम को हम क्या बोलते हैं? कैंटिलीवर बीम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैंटिलीवर बीम। फिक्स्ड बीम क्या होती है? जिसके दोनों एंड फिक्स हों। कंटिन्यूस बीम क्या होती है? जो दो से अधिक सपोर्ट पे लाई करती है। तो ये मेरी हो गई कंटिन्यूस बीम। ओवरहैंग बीम क्या होती है? जिसका कुछ पोर्शन हैंग करता है। मतलब अगर ये मेरी बीम है तो इसका ये जो पोर्शन है वो अगर हैंग करेगा तो इस टाइप की बीम को हम बोलेंगे ओवरहैंग बीम, जिसका कुछ पार्ट जो है बिना सपोर्ट के रहता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, द डैश ऑफ बॉडी इज दैट पॉइंट थ्रू विच रिजल्टेंट सिस्टम ऑफ पैरेलल फोर्सेस फॉर्म्ड बाय वेट ऑफ पार्टिकल ऑफ बॉडी पासेस। तो हमारा ऐसा कौन सा पॉइंट है बॉडी का जिस पर उसका पूरा वेट कंसंट्रेट होता है? तो ये हमने पढ़ा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जिस पर सारा वेट बॉडी का कंसंट्रेट होता है और इस पर लगने वाले सारे रिजल्टेंट फोर्स इसी पॉइंट से पास होते हैं। तो मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस इफ स्टील रॉड, डायमीटर दिया है स्टील रॉड का, लेंथ दी है और लोड लग रहा है। तो मुझे स्ट्रेस का फॉर्मूला पता है, लोड अपॉन एरिया। एरिया मेरा क्या हो जाएगा इस केस में? π/4d², क्योंकि रॉड कैसी है मेरी? सर्कुलर रॉड है। डायमीटर दिया है तो उससे पता चल रहा है मुझे सर्कुलर रॉड है। तो P की वैल्यू मैंने रखी 55, किलो न्यूटन में दी थी, उसको न्यूटन में बदला तो 1000 का इंटू हो गया, अपॉन π/4। डायमीटर मुझे दिया था 26.9 का स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 96.77 न्यूटन पर mm²। तो हमारा आंसर हो जाएगा A, 96.77 न्यूटन पर mm²। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज़ द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर प्लेन। हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया IP का फॉर्मूला जानते हैं, π/32d4। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है तो आपको ऑप्शन क्लियर नहीं दिख रहे होंगे, बट ऑप्शन ये होगा मेरा π/32d4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मटेरियल हैज़ पॉइजन्स रेशो। तो हम पॉइजन रेशो का फॉर्मूला जानते हैं, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। पॉइजन रेशो मुझे दिया है 0.25, उसमें लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू दी है मुझे 0.0001। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फाइंड करना है तो लेटरल स्ट्रेन की जगह मैंने 0.0001 रख दिया और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मुझे फाइंड करना है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.0004। तो हमारा आंसर हो जाएगा A, 0.0004। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अ बीम सेक्शन इज़ 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 60 सेंटीमीटर डीप, व्हाट इज़ द सेक्शन मॉडुलस। ये मेरी बीम 20 सेंटीमीटर वाइड है, विड्थ इसकी 20 है और डेप्थ इसकी कितनी है 60 सेंटीमीटर। तो ये मेरी बीम कैसी हो गई, रेक्टेंगुलर बीम। तो रेक्टेंगुलर बीम के लिए हम सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, BD²/6। बी मेरा 20 है, डी मेरा 60 है, (2/6). जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 12,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरा आंसर हो जाएगा ए, 12,000 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान एल। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसका स्पान एल है, इस पर डब्लू लग रहा है मिड पॉइंट पर। तो हमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स एट सपोर्ट। तो शियर फोर्स एट सपोर्ट मतलब मुझे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या शियर फोर्स आ रहा है, जितनी हमारी रिएक्शन की वैल्यू होगी। तो हम रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते थे, पहले हम सिग्मा V = 0 लगाते थे। तो अगर मैं ये ए पॉइंट मान लेता हूँ, इसको बी पॉइंट मान लेता हूँ, और मेरी ये वर्टिकल रिएक्शन RA हो जाएगी और ये RB हो जाएगी, तो मैं इसमें सिग्मा V = 0 लगाऊंगा। तो RA + RB = क्या हो जाएगा, W, सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस। तो वर्टिकल फोर्स मेरे कौन से लग रहे हैं, RA और RB और W। RA और RB ऊपर की तरफ है इसलिए मैंने पॉजिटिव लिए, W में नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसको मैं -W लूँगा और जब इसको राइट साइड ले जाऊँगा तो +W हो जाएगा। इसको मैं करके दिखा देता हूँ। तो मेरा क्या हो जाएगा, RA + RB -W = 0 होगा। तो यहाँ से मेरा RA + RB कितना हो जाएगा, W = W। अब मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट के अबाउट या इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लूँगा। तो मैं पॉइंट B के अबाउट मोमेंट समेशन ऑफ मोमेंट 0 लेता हूँ, तो सिग्मा MB = 0। तो सिग्मा MB अब राइट में मुझे देखने कितने मोमेंट लग रहे हैं। तो पहला मोमेंट इस लोड के कारण आएगा, तो RA × टोटल डिस्टेंस B पॉइंट तक हो जाएगी मेरी L। ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा तो पॉजिटिव। उसके बाद मेरा सेकंड लोड है W। तो W × इसकी B पॉइंट से डिस्टेंस है L/2, क्योंकि ये सेंटर पे एक्ट कर रहा है, × L/2। ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, तो ये -(0). तो यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा तो RA = आ जाएगा मेरा W/2। तो मेरा इस RA की वैल्यू कितनी आ गई, W/2। तो यहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, RA के बराबर, जो कि है मेरा W/2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शियर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, W/2। तो मेरा आंसर हो जाएगा B, W/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पान एल इज़ लोडेड विथ कंसनट्रेटेड लोड W। एक कैंटिलीवर बीम है जिस पर कंसनट्रेटेड लोड W लग रहा है, कहाँ पर, फ्री एंड पर। तो यहाँ पर ये W लगा दिया मैंने, इसकी लेंथ L है। अब मुझे बताना है डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड। तो इस केस में यहाँ पर डिफ्लेक्शन बताना है। तो हमें डिफ्लेक्शन के सारे फॉर्मूलेस याद होने चाहिए। तो कैंटिलीवर बीम में जब एंड पर UDL लगता है तो उस केस में डिफ्लेक्शन होता है मेरा WL3/3EI। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, WL3/3EI बॉम्बे। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, B, WL3/3EI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ स्टील टाई रॉड ऑफ डायमीटर 25 mm। स्टील की टाई रॉड दी है जिसका डायमीटर कितना दिया है, 25 mm। उस पर लोड लग रहा है 45 kN का। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू दी है 2 × 10⁵। मुझसे पूछ रहा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो हमने स्ट्रेस स्ट्रेन वाले टॉपिक में एलोंगेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, ΔL = PL/AE। P था मेरा लोड, L थी लेंथ, A था एरिया और E था मेरा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इस L को मैं इधर नीचे ले आता हूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, ΔL/L = P/AE। और ΔL/L क्या होता है मेरा, स्ट्रेन। तो इसको मैं स्ट्रेन एप्सिलॉन से लिख सकता हूँ।
तो ये होगा मेरा स्ट्रेन इक्वल टू पी अपॉन ए ई। पी की मैं वैल्यू पुट करता हूँ, पी मुझे दिया है 45 किलो न्यूटन, इसको मैंने न्यूटन में बदला तो इंटू 1000 अपॉन मुझे स्टील रॉड दी है, उसका डायमीटर दिया है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा मेरा π/4 d स्क्वायर। तो π/4 इंटू डायमीटर है 25 का स्क्वायर, और ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 10⁵। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, स्ट्रेन इक्वल टू 4.58 × 10⁻⁻4। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी 4.58 × 10⁻⁻4। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अ कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पान 2 मीटर कैरीज यूडीएल 2 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर एंटायर स्पान। एक कैंटिलीवर बीम है जिसकी लेंथ 2 मीटर है, इसके पूरे स्पान पर यूडीएल एक्ट कर रहा है। हमें क्या निकालना है, बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट। यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, तो इस बीम में बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम इस यूडीएल को, जो यूडीएल है उसको पॉइंट लोड में बदलेंगे। तो इस यूडीएल को पॉइंट लोड में बदला तो क्या हो जाएगा मेरा, यूडीएल की इंटेंसिटी इनटू टोटल लेंथ। यूडीएल की इंटेंसिटी 2 किलो न्यूटन पर मीटर दी थी और उसकी लेंथ है 2, और ये जो यूडीएल है वो कहाँ एक्ट करेगा, सेंटर पर। तो इसकी अगर टोटल लेंथ 2 मीटर है तो सेंटर पर एक्ट करेगा, तो ये 1 मीटर पर एक्ट करेगा। तो ये यूडीएल हो गया मेरा, पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया यूडीएल, और इसकी वैल्यू क्या आ गई 4 किलो न्यूटन। अब मुझे यहाँ पर मोमेंट निकालना है, तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मोमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर 1, तो क्या हो गया 4 × 1 4 किलो न्यूटन मीटर। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 4 किलो न्यूटन मीटर, थर्ड। नेक्स्ट, a strut 3 meter long and 60 mm in diameter. One end of strut is fixed while other end is hinge. Effective length of strut find करनी है। strut कैसी है मेरी, वन एंड इसकी फिक्स है और अदर एंड हिंज है। तो हमने कॉलम वाले चैप्टर में इफ़ेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर वन एंड फिक्स होगा अदर एंड हिंज होगा तो इफ़ेक्टिव लेंथ क्या होगी मेरी, L/√2। L है मेरी टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ मुझे दी है 3 मीटर अपॉन √2। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2.12 मीटर। तो मेरा आंसर हो जाएगा A 2.12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड यूलर्स क्रिपलिंग लोड। तो हमने यूलर क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला पढ़ा था, π² EI अपॉन L इफेक्टिव का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में मुझे क्या क्या गिवन है, इफेक्टिव लेंथ गिवन है 2 मीटर, ई की वैल्यू गिवन है 2 × 10⁵, और मेरा क्रॉस सेक्शन वो कैसा है 2 सेंटीमीटर वाइड और 4 सेंटीमीटर डीप, मतलब रेक्टेंगुलर सेक्शन है। अब इस क्वेश्चन में पहली चीज़ मुझे वैल्यूज़, लेंथ की वैल्यू मीटर में गिवन है, ई की वैल्यू न्यूटन पर mm² में गिवन है, और क्रॉस सेक्शन मुझे सेंटीमीटर में गिवन है। तो हम जब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो एक ही नोटेशन में पुट करेंगे, तो हम सारी वैल्यूज़ को mm में पुट करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। तो मैं फॉर्मूले में पुट करता हूँ, π² की जगह π² रखा, ई की वैल्यू रख दी मैंने 2 × 10⁵। अब रेक्टेंगल के लिए मुझे आई का फॉर्मूला पता है, BD³/12 होता है। बी मुझे दिया है 2 सेंटीमीटर, तो इसको जब मैं mm में रखूँगा तो मेरा कितना हो जाएगा 20 mm, और डी है मेरा 4 सेंटीमीटर, तो इसको भी mm में रखा तो 40 का क्यूब और अपॉन में 12। तो मेरा ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया, और नीचे क्या है मेरा LE का स्क्वायर। इफेक्टिव लेंथ मुझे दी है 2 मीटर, इसको मैंने mm में बदला तो 2 मीटर = हो गया 2000 mm, और इसका स्क्वायर
तो इसका स्क्वायर लगा दिया। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 52637.8 न्यूटन, और इसको मैं किलो न्यूटन में बदलूँगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी न्यूटन से किलो न्यूटन में बदलने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको जब मैं 1000 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आ जाएगा 52.6378 को मैं 4 के इक्वल ले रहा हूँ, तो 52.64 किलो न्यूटन। अब हम आंसर देख लेते हैं। तो मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी 52.64 किलो न्यूटन। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस शाफ्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर डायमीटर इज रोटेटिंग एट 2500 रोटेशन पर मिनट। मतलब क्या है 2500, ये मुझे एन की वैल्यू दी है। एन क्या होता है, मेरा नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 2500, और क्या दिया है मुझे, डायमीटर ऑफ शाफ्ट दिया है 5 सेंटीमीटर। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2πn/60। अब एन की वैल्यू मुझे 2500 दी है, एन की वैल्यू मैंने पुट की 2500 अपॉन 60। इस क्वेश्चन में डी का कोई यूज़ नहीं है, तो हमें डी का यूज़ ही नहीं करना है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा एन इक्वल टू आ जाएगा 261.799। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 261.8 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा जो होता है वो मेरा किस में आता है, रेडियन पर सेकंड। तो हमारा आंसर हो गया 261.8 रेडियन पर सेकंड, सी। क्लियर? आई होप आप सबको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आपको बस फॉर्मूलेज ध्यान रखना है, और वैल्यू पुट करते समय हमें ध्यान रखना है कि हमें सारी वैल्यूज़ एक ही नोटेशन में पुट करनी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।